चैनल पे। तो प्राइम मिनिस्टर ने यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है स्पेसिफिक। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है या एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड सिलेबस आता है उसमें ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। क्यों न्यूज़ में है यूरिया गोल्ड, क्या कहा है, क्या ये किस चीज़ की कमी पूर्ति करता है, ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है इसमें, और ये कैसे फार्मर्स को बेनिफिट करेगा, यूरिया कंजम्पशन का इंडिया में स्टेटस क्या है, कितना यूरिया इंडिया कंज्यूम करता है, मोर ओवर कितनी सब्सिडी दी जाती है यूरिया पे, चैलेंजेस क्या हैं, देन प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज़। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूरिया गोल्ड फर्टिलाइजर जो है ऑफिशियली लॉन्च किया है। इसको जो डेवलप करने वाली है वो एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है। लीडिंग फर्टिलाइजर एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बट पब्लिक सेक्टर है। अब यूरिया गोल्ड क्या है? यूरिया गोल्ड में यूरिया के साथ सल्फर का इन्फ्यूजन किया गया है, राइट, और एक कंपोजिट फर्टिलाइजर बनाया है जिसमें 37% नाइट्रोजन है और 17% सल्फर। मतलब ये नाइट्रोजन की कमी भी पूरी करता है और सल्फर की कमी भी पूरी करता है। ये जो न्यूट्रिएंट है इसके दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला कि ये सल्फर की जो रिक्वायरमेंट है इंडियन सॉइल्स में उसको पूरा करता है। दूसरी बात, जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। अब कैसे ये बेनिफिट्स को बेनिफिट करेगा फार्मर्स को? तो ये जो नाइट्रोजन यूजिंग एफिशिएंसी है यूरिया की, इसको 10 से 15% बढ़ा देता है यूरिया गोल्ड। जिसका मतलब है कि फार्मर सेम यील्ड ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ये उतनी एफिशिएंसी उसकी बढ़ा देता है। अब ये पैसा बचाएगा, मोर ओवर एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो एक्सेस नाइट्रोजन एप्लीकेशन का आता है उसको भी रिड्यूस कर देगा। लॉन्गर ग्रीननेस, यूरिया गोल्ड जो है ये क्रॉप्स को ज्यादा समय तक हरा रखेगा, एक सस्टेन्ड सप्लाई नाइट्रोजन की क्योंकि ये देगा। ये फोटोसिंथेसिस बढ़ा देता है, बायोमास प्रोडक्शन बढ़ा देगा क्रॉप का, और फार्मर्स जो हैं वो नंबर ऑफ यूरिया एप्लीकेशंस को भी कम कर सकते हैं और उन्हें ज्यादा यूरिया नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो देखेंगे कि हमारी लीव्स येलो हो रही हैं तो इसीलिए वो यूरिया मिलाते थे, बट ये प्रोलॉन्ग ग्रीननेस देगा तो इससे ज्यादा यूरिया अप्लाई नहीं होगा। ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, ये क्रॉप की क्वालिटी अच्छी कर देता है सल्फर एडिक्वेटली प्रोवाइड करा के, जो एसेंशियल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जो मस्टर्ड वगैरह ऑयल कंटेंट की जो क्रॉप्स हैं, सनफ्लावर सीड्स की जो क्रॉप्स हैं। मोरओवर स्ट्रेस टॉलरेंस भी बढ़ाता है क्लाइमेट चेंज के केस में। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द सल्फर ऑफ प्लांट्स। नाउ क्रॉप्स जैसे कि ऑयल सीड है, पल्सेज हैं, इनको ज्यादा सल्फर चाहिए होता है सीरियल्स के मुकाबले, और यूरिया गोल्ड इनको पूरा करता है बिना कॉम्प्रोमाइज किए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को। नाउ हायर इनकम, यूरिया गोल्ड जो है ये फार्मर्स की इनकम इंक्रीज कर सकता है क्योंकि यील्ड पर हेक्टेयर इंक्रीज कर देगा, क्वालिटी ऑफ क्रॉप इंक्रीज कर रहा है, ग्रीननेस इंक्रीज कर रहा है, फर्टिलाइजेशन कॉस्ट जो है फर्टिलाइजर की वो डिक्रीज हो जाएगी और ज्यादा जल्दी ये अप्लाई भी नहीं करना पड़ता है। मोरोवर उस कंपनी का एक क्लेम है कि यूरिया गोल्ड जो है ये फार्मर का जो नेट प्रॉफिट है उसको 5,000 से 10,000 पर हेक्टेयर बढ़ा देगी। अब स्टेटस क्या है कंजम्पशन का इंडिया में? तो यूरिया एक वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, इसको कॉमनली सिंथेटिक फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है। ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर है जो एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। जब इसको सॉइल में अप्लाई करते हैं, क्रॉप्स में अप्लाई करते हैं, तो ये यूरिया एंजाइम्स इसको ब्रेक करके अमोनिया में कन्वर्ट करती हैं, अमोनिया और CO2 में। अब जो अमोनिया और CO2 है, अमोनिया अगेन अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड जिसको आसानी से जो प्लांट्स हैं वो रूट से ले सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन का कंज्यूम नहीं ले सकते, एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। ये रीजन है कि नेचुरली जो बैक्टीरिया है राइजोबियम तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। इसके अलावा नेचुरल फर्टिलाइजर जैसे एनाबेना है, नॉस्टॉक है, साइनोबैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया का जनरली यूज किया जाता है नाइट्रोजन एफिशिएंसी के लिए। नाउ स्टेटस क्या है? तो यूरिया इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फर्टिलाइजर है। इसका अगर कंजम्पशन या सेल देखेंगे तो वो 35 मेट्रिक टन, सबसे पहले 26.7 मेट्रिक टन थी 2009 से 10 के बीच में, लेकिन 2020 टू 23 में कम से कम 35.7 मेट्रिक टन इसमें बढ़ा है, जो आप देख सकते हैं लगभग 9 से 10 मेट्रिक टन ज्यादा यूज होता है, मिलियन टन ज्यादा यूज होता है, इट्स मिलियन टन। नाउ इंटरवेंशन सिमिलर टू यूरिया गोल्ड के अलावा और क्या, नीम कोटेड यूरिया आपने बीच में सुना होगा, जिसमें यूरिया को नीम ऑयल से कोट कर देते हैं।
इसका फायदा ये है कि लीचिंग रिड्यूस कर देगा, मोरओवर जो एक्सेस नाइट्रोजन लॉस होता था उसको कम कर देगा, इसके पास इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएंगी, निमैटिसाइडल प्रॉपर्टीज इसको मिल जाएंगी, मोरओवर ये सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंप्रूव करता है। इसके अलावा लिक्विड यूरिया है। लिक्विड यूरिया कृषि जगत में एक नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको बनाया गया है। इसको सीधा सीधा लीव्स पर ही स्प्रे किया जा सकता है। बिकॉज ये नैनो टेक्नोलॉजी है तो ये सीधा ही एसिमिलेट कर लेंगी, यहां से लीव्स डायरेक्टली ही इसको एसिमिलेट कर लेंगी, रूट का प्रोसेस ही नहीं है। और ये न्यूट्रिशन क्वालिटी इंक्रीज कर देगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देगा, फर्टिलाइजर का जो कंजम्पशन होता था इतना ज्यादा उसको कम कर देगा, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, इनपुट कॉस्ट इंक्रीज करता है। सो दिस इज व्हाट द नैनो टेक्नोलॉजी यूरिया इज, नैनो यूरिया इज। चैलेंजेस क्या हैं? यूरिया के इंपोर्ट अगर हम देखें तो 2022-23 में 7.6 मिलियन मैट्रिक टन यूरिया इंपोर्ट हुआ था। टोटल जो बिका था दैट वाज 35.7 मैट्रिक टन, उसमें से हमने इतना तो इंपोर्ट ही किया है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट कंसर्न्स रेज करता है। इवन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो यूरिया है, हेविली इंपोर्टेड नेचुरल गैस चाहिए उसको बनाने के लिए, एसेंशियल फीड स्टॉक चाहिए उसको प्रोडक्शन के लिए, ये चीजें हैं। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी की बात करेंगे तो अराउंड 65% ऑफ द अप्लाइड नाइट्रोजन जो है वो वेस्ट हो जाती है अलग अलग फैक्टर से, जैसे अमोनिया एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, नाइट्रेट लीचिंग हो जाती है अंडरग्राउंड में। सो 65% का लॉस होता है नाइट्रोजन का जो अप्लाई होता है। अब नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी में जैसे ही डिक्लाइन होता है, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आएगी कि फार्मर ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे सेम क्रॉप यील्ड के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करना भी इट वुड बी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स एंड फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन एज वेल। देन सब्सिडी बर्डन है। यूरिया हेविली सब्सिडाइज्ड इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये जो है ये फार्मर्स को अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल सके। अगर हम बात करें इसके प्राइसेस की तो लगभग 2200 इसका कॉस्ट आता है जब ये फैक्ट्री से बनता है तो। लेकिन सरकार इसको फैक्ट्री से खरीदने के बाद और इसको जो प्रोवाइड कराती है फार्मर्स को, वो लगभग 245 या 242 पर बैग के रेट पर प्रोवाइड कराती है। तो आप देख सकते हैं इसमें काफी ज्यादा सब्सिडी देती है, तो हेविली बर्डन है। सब्सिडी से क्या होगा कि फार्मर्स ज्यादा यूज करने लगते हैं, इनएफिशिएंटली यूज करने लगते हैं, यूरिया का कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है, फार्मर ज्यादा यूरिया अननेसेसरली ही, क्योंकि उसकी लो कॉस्ट है, उनको इतना सस्ता पड़ता है तो वो ज्यादा से ज्यादा यूरिया इस्तेमाल करते हैं इस भ्रम में कि यील्डिंग ज्यादा होगी, बट ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इससे न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन में इंबैलेंस आ जाएगा, सॉइल में बैरेनिटी के इशू आ जाएंगे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, उसकी लीचिंग होगी तो आसपास के रिवर्स पॉल्यूट होंगे। तो ये इसका एक ओवरऑल डिमेरिट है। Now we have a prelims practice question. So which among the following fertilizers is likely to affect the soil pH? Is it urea? Is it rock phosphate? Is it ammonia? Or is it muriate of potash? So this is prelims practice question. You can type the answer in the comment section that let it know if it's correct or not. Then we have a mains practice question. So how can the regulation of fertilizer subsidies be optimized to strike a balance between supporting farmers and enhancing agriculture productivity while mitigating the negative environmental and budgetary consequences? What are the key advantages and obstacles associated with such regulation, and what strategies can be employed to ensure its effective and efficient implementation? You can pause the video here. आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन 2-3 भाग में बटा हुआ है ये। So this was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.